श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। भारतीय चिंतन में यह बहुत सर्वमान्य सिद्धांत रहा है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है कि शेष जितने प्राणी हैं उनमें समग्रता नहीं। शक्ति है तो ज्ञान नहीं। जंगली जानवरों में बहुत शक्ति होती है। भैंसा, गेंडा, भालू, शेर सब में शक्ति बहुत होती है, पर मस्तिष्क विकसित नहीं होता। समग्रता नहीं है। मनुष्य में एक समग्रता है कि उसके पास शक्ति है, मस्तिष्क का विकास है, बौद्धिकता है और भावतंत्र की विशेषता है। मन है, चिंतन है, स्मृति है, कल्पना है, ये सारी विशेषताएं हैं। आचार है और व्यवहार है। मनुष्य में असीम शक्तियां हैं, असीम विशेषताएं हैं। उनका विकास करने के लिए शिक्षा तंत्र का प्रारंभ हुआ कि उसे वस्तु जगत का ज्ञान कराया जाए और साथ साथ अपनी शक्तियों से भी परिचित कराया जाए और अपनी जो शक्तियाँ नकारात्मक हैं, नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, उनको कैसे सकारात्मक बनाया जाए, पॉजिटिव बनाया जाए। इसलिए एक शिक्षा का विकास हुआ और शिक्षा का उद्देश्य ही है कि उसे अपनी शक्तियों से परिचित कराया जाए और उन शक्तियों का उपयोग कैसे करना है इसका प्रशिक्षण दिया जाए। दोनों बातें जरूरी है, परिचित कराना और उपयोग करना सिखाना। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शक्ति है, बौद्धिकता है, पर अपनी शक्ति का मिसयूज कर रहे हैं। कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है, अच्छा उपयोग नहीं हो रहा है। अभी जो हमारे शिक्षा संस्थानों में शिक्षा चल रही है, वह शिक्षा जीवन यात्रा के लिए तो बहुत जरूरी। जीवन को चलाने के लिए पदार्थ की ज़रूरत होती है और धन की ज़रूरत होती है। अर्थ और पदार्थ
दोनों जीवन के लिए जरूरी तत्व है, उनके बिना जीवन नहीं चलता। तो शिक्षा का एक उद्देश्य तो पूरा हो रहा है कि विद्यार्थी को वस्तु जगत से परिचित कराया जाता है और अर्जन कैसे किया जाए, धन का अर्जन कैसे हो, अर्निंग ऑफ मनी कैसे आदमी कर सके, यह भी ज्ञान कराया जाता है। और कैसे वस्तु जगत का विकास किया जाए, डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, बस ये मुख्य बात रहती है कि भौतिक जगत का विकास कैसे किया जाए। यह तो बहुत अच्छा विकसित हो रहा है, किंतु जो दूसरा जीवन का पक्ष है, व्यवहार पक्ष, कि 1 से 2 आदमी साथ में रहते हैं। व्यवहार हमारा शुरू होता है 2 से, जहाँ 2 है वहाँ व्यवहार शुरू होता है। अकेले में आचार तो हो सकता है, पर व्यवहार दूसरा होने पर होगा। व्यवहार, नीति, नैतिकता, न्याय, ये सब सापेक्ष है, 2 सापेक्ष हैं, 2 है तब होता है। तो दूसरे के साथ हम कैसे व्यवहार करें, इसका बोध हमें नहीं मिल रहा। और यही कारण है कि व्यक्ति स्वयं में तनाव मुक्त नहीं रहता, अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए स्वयं भी वह सुखी नहीं रहता और अपने परिवार वालों को भी सुखी नहीं रख सकता, पड़ोसी को भी सुखी नहीं रख सकता। न्याय भी नहीं कर सकता। एक समाज के लिए जरूरी है सामाजिक न्याय, किंतु यह कहना चाहिए कि आज का जो प्रशासन है, प्रशासन का क्षेत्र और बाजार व्यापार का क्षेत्र, दोनों और न्यायालय तक भी न्याय खोजना बड़ा कठिन हो रहा है। इसका कारण कि एक मस्तिष्क का तो विकास हुआ है, किंतु दूसरे मस्तिष्क का परिष्कार होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क के कई परतें हैं, लेयर ऑफ ब्रेन, कई लेयर हैं, कई परतें हैं हमारे ब्रेन की। उनमें एक है एनिमल ब्रेन। एनिमल ब्रेन, पशु मस्तिष्क मनुष्य में है, उसकी परत है पशु मस्तिष्क की, और इसीलिए वह पशु की तरह व्यवहार करता है, आचरण करता है। और एक शब्द भी प्रचलित हो गया, पाशविक वृत्ति। मनुष्य में पाशविक वृत्ति है, यानी पशुता है। इसका कारण कि वह जो एनिमल ब्रेन है, वह लेयर है, उसका परिष्कार नहीं किया गया, और केवल जो हमारा ये अग्र मस्तिष्क है उसका विकास हो रहा है। और उसमें भी मस्तिष्क के बाएं भाग का विकास ज़्यादा हो रहे हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर, डेवलपमेंट ऑफ लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो बायां हमारा हेमिस्फीयर है, पटल है मस्तिष्क का, उसका विकास ज़्यादा हो रहा है और शिक्षा का बल उसी पर है। तो हमारी दोहरी समस्या कि एक तो पशु मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं हो रहा है, इसीलिए आदमी अपराध में जाता है। अपराध की वृत्ति जितनी होती है वह उसी मस्तिष्क के कारण होती है। दूसरी समस्या कि जो हमारा बायां पटल है उससे भाषा का ज्ञान,
बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक विकास तो सारा बहुत अच्छा हो सकता है, किंतु जब तक मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा, हमारा राइट हेमिस्फीयर, वह विकसित नहीं होता, तब तक अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार नहीं हो सकता। यानी आध्यात्मिक चेतना नहीं जाग सकती और नैतिकता की चेतना भी नहीं जाग सकती। और जब तक समाज में नैतिकता, इसलिए हमें शिक्षा की समग्रता पर विचार करना चाहिए और मनुष्य के समग्र विकास केवल एकांगी विकास नहीं, सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देना यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जब प्रेक्षा ध्यान का प्रारंभ हुआ और लोगों के मस्तिष्क के परिवर्तन होने लगे, हमने देखा कि कैसे मस्तिष्क के परिवर्तन हो रहा है, कैसे आदतें बदल रही हैं। तो बड़ा अच्छा अनुभव आया। तब आचार्य तुलसी ने कहा कि देखो, अपने शिविरों में परिवर्तन हो रहा है और मस्तिष्क की परिवर्तन हो रहा है, मस्तिष्क की प्रशिक्षण हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण है मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सके। तो किंतु कुछ बड़े लोग शिविरों में आते हैं, बड़ी अवस्था वाले, वे ठीक हो जाएंगे, किंतु फिर से नई पीढ़ी फिर वैसी हो जाएगी। इसका अंत कहाँ होगा? तर्कशास्त्र में एक दोष माना जाता है अनवस्था कि जहाँ कहीं टिकते नहीं, उसके बाद वह उसके इन्फिनिटी, कहीं टिकाव नहीं होता, अनवस्था दोष होता है। तो फिर ऐसे ही होता चला जाएगा। इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए। फिर हमने चिंतन किया कि शिक्षा के साथ भावात्मक विकास का प्रयोग चलना चाहिए और उस चिंतन में से यह जीवन विज्ञान की प्रक्रिया चालू हो गई कि भावात्मक विकास, कोरा बौद्धिक विकास नहीं, दोनों का योग होना चाहिए, बौद्धिक विकास और भावात्मक विकास। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट और डेवलपमेंट ऑफ इमोशन दोनों साथ में होने चाहिए, दोनों का एक विकास होना चाहिए। और वास्तव में देखें तो आदमी स्कूल में पढ़ता है, फिर समाज में रहता है, वहाँ पढ़ाई काम कम आती है, वहाँ भावात्मक विकास ही ज़्यादा काम में आता है। आजकल परिवारों में इतनी लड़ाइयाँ, इतने तलाक, हिंदुस्तान में जिनका नाम ही कम सुनते थे, आजकल तो तलाक, बस थोड़ा सा कुछ हुआ, सहन करने की शक्ति नहीं और तलाक की तैयारी। तो ये सारा हो रहा है कारण कि इसको एक भाषा में कहूँ तो कि चाकू की धार तो बहुत तेज़ कर दी, ऊपर खोल नहीं है, इंसुलिन नहीं है, खोल नहीं है ऊपर, तो वह धार तो फिर काटने लग जाती है। तो हमें उस बुद्धि पर भी एक नियंत्रण करना चाहिए कि बुद्धि कहाँ काम करे। ये भावात्मक शक्ति हमारी उस बुद्धि पर नियामक शक्ति है, नियंत्रण करने वाली शक्ति है। अब प्रश्न बड़ा जटिल है कि बौद्धिक विकास तो पढ़ने से भी होता है, केवल पढ़ने से नहीं होता। अगर कोई साइंस का विद्यार्थी है तो केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आर्ट फैकल्टी में तो चल सकता है, किंतु साइंस में तो नहीं चल सकता। तो उसके साथ प्रैक्टिकल करना होता है। प्रैक्टिकल किए बिना कोई भी न डॉक्टर बनता, न साइंटिस्ट बनता, कोई भी नहीं बनता। तो शिक्षा में भी इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हम कैसे प्रैक्टिकल करके, अभ्यास करके और अपने मस्तिष्क को ऐसा बना सके जिससे वह अपराध से, क्रूरता से, क्रूर व्यवहार से
बुराइयों से बच सके और एक अच्छा समाज बन सके अभ्यास के द्वारा। तो जीवन विज्ञान में जो सिद्धांत हैं साथ में प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के बिना वह नहीं होता। अगर आपको बदलना है, एक उदाहरण लें, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध का आवेश है, एक व्यक्ति में बहुत ज़्यादा लोभ का आवेश है कि लोभ के कारण भाई की भी हत्या कर देता है। और इन दिनों समाचार पत्रों में पढ़ा कि 2-4 व्यक्ति मिले, अपने भतीजे को ज़मीन के कोई विवाद से मार डाला, अमुक को मार डाला। तो लोभ का भी बड़ा आवेश होता है। इन आवेशों पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, ये केवल पाठ पढ़ाने से नहीं होता, इसके लिए अभ्यास करना होता है। तो आप ये माने कि जीवन विज्ञान एक भावात्मक विकास की या मस्तिष्कीय समग्रता के विकास की एक प्रयोगात्मक पद्धति है। कोरा सिद्धांत नहीं है। कोरा सिद्धांत तो चलता है, इसमें प्रयोग की प्रधानता है कि आप प्रयोग करें, एकाग्रता का विकास करें, फिर आवेश नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इमोशन कैसे हम कर सकें, आवेश पर नियंत्रण कैसे कर सकें, इसका विकास करें। तो यह इसमें अभ्यास, जो भी कर्नाटक से शिक्षा अधिकारी आए हैं वे भी इस बात पर ध्यान दें कि यह जीवन विज्ञान केवल पढ़ाने की वस्तु नहीं है। पढ़ाना तो सिद्धांत तो जरूरी होता है, किंतु मुख्यतः हम अभ्यास करके और अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सकें और मस्तिष्क की ये परिवर्तन कर सकें। और कैसे हम जो ये हमारा मस्तिष्क एक स्थूल मस्तिष्क, स्थूल मन या कॉन्शस माइंड जो काम कर रहा है और उसका और अनकॉन्शस माइंड का कैसे संपर्क स्थापित कर सके, जो बात कॉन्शस माइंड में आती है उसे अनकॉन्शस तक कैसे ले जा सकें या सबकॉन्शस तक कैसे ले जा सकें, ये अभ्यास हमें करना है। और इस अभ्यास के द्वारा एक व्यक्तित्व का रूपांतरण, एक समग्र मस्तिष्क का विकास और प्रशिक्षण हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि जो प्रयत्न शुरू हुआ है कर्नाटक सरकार ने भी किया है और आप लोग आए हैं, तो आप इसके एक गहराई को समझेंगे कि ये जीवन विज्ञान केवल पुस्तक पढ़ाने की विद्या नहीं है। इसका मुख्य हिस्सा है प्रैक्टिस, अभ्यास, और कैसे हम स्वयं कर सकें और कैसे विद्यार्थियों को अभ्यास की भूमिका तक ले जाकर और उनका समग्र विकास या मस्तिष्क के विकास कर सकें। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ